इकोनॉमिक्स का स्कोप तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, लेकिन यहाँ वो भी तो है कि एक बच्चा इसलिए इकोनॉमिक्स रख रहा है कि मेरा दोस्त इकोनॉमिक्स रख रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, तो अब वो क्या लग रहा है कि बच्चे को पता होता है कि मैं इकोनॉमिक्स में क्यों आ रहा हूँ या मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। दोस्तों आदाब, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, एजुकेशनर्स आते हैं, शोरा उतबा आते हैं, इंटेलेक्चुअल आते हैं और आप अपने कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपकी क्वेरीज हम लेकर हाज़िर होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर शाहिद ज़फ़र। आप इकनॉमी के प्रोफेसर हैं और मौजूदा दौर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में तैनात हैं। ज़फ़र साहब की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से ही की, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज से की, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन AMU से की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आपने MPhil JNU से की, और जबकि आपने 7 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम भी किया, वहाँ टीचिंग की आपने, और अब आप 2017 से यहाँ पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। तो एक वसी एक्सपीरियंस है ज़फ़र साहब का, इसलिए आज ज़फ़र साहब को हमने मदऊ किया है। और आज का हमारा जो मौजू है बहुत अहम है, और वही मौजू है कि जो तलबा क्वेरीज़ कर रहे हैं, चूँकि बहुत करीब में एडमिशन होने वाली है UG लेवल पर और PG लेवल पर भी। तो ये मौजू लेकर आज हम ज़फ़र साहब से बात करेंगे। ज़फ़र साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, जिससे पहले कि हम मौजू पे आएँ, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन या ग्रेजुएशन तक, तो ग्रेजुएशन तो आपने पुंछ कॉलेज से की, उससे जो पहली वाली एजुकेशन के हवाले से आप बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली बाबर साहब। मैंने अपनी 8th तक की तालीम जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कलाई से हासिल की। उसके बाद मैं ठीक 9th से लेकर के 12th तक मैं हायर सेकेंडरी स्कूल चंडक में था। फिर 2 साल ग्रेजुएशन के मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में पढ़ाई की, और यहाँ पे उस वक्त इकनॉमिक्स के प्रोफेसर ना होने की वजह से मैंने यहाँ से 1 साल के लिए जम्मू हिजरत की। MAM कॉलेज में मेरा लास्ट फाइनल आपने जम्मू से किया? जम्मू, ठीक, MAM कॉलेज से की, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है एडमिशन जब ओपन हुई तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का प्लान बनाया, और वहाँ से मैंने मास्टर्स की। ठीक। और वहीं रह कर के मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में MPhil में दाखिले के लिए तैयारी शुरू की, और अल्लाह ने किया मैं उसमें कामयाब हुआ। वहाँ से मैंने MPhil की, और MPhil के फ़ौरन बाद ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। मैंने 7 साल वहाँ पे अपनी सर्विस की। तो आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ज़फ़र साहब, आपने नेट और JRF क्वालिफाई किया इसमें? जी, मैंने नेट किया, और मैं तब JNU में ही था जब फर्स्ट एडमिशन का मेरा जो MPhil फर्स्ट ईयर। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हालांकि हमारा टॉपिक तो और है, लेकिन ये भी बड़ा रहता है कि इकोनॉमिक्स में नेट करना और JRF करना बड़ा मुश्किल है, और वो हमारे स्टूडेंट्स स्कॉलर्स जो बैठे हैं जिनके जहन में ये है कि मुश्किल है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें? यकीनन ऐसा माना जाता था, और किसी हद तक ये बात सही भी थी। जब मैंने इस इंस्टीट्यूशन में आकर के मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें पढ़ें, क्योंकि ख़ुद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी। तो वो क्योंकि महकमा तालीम से उनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए उनकी गाइडेंस जो थी वो हमेशा मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुई है। जब मैंने यहाँ पे दाखिला लिया तो यहाँ पे हमारे पुंछ में, जहाँ तक मुझे याद है, तस्लीम आरफ कैश साहब एक वाहिद ऐसे आदमी थे जो MA इकनॉमिक्स करने के बाद नेट क्लियर किया था जिन्होंने, और उस वक्त एक हमारे लिए वो एक मिसाल बने हुए थे। जी। और उनसे भी मैंने रब्ता किया एडमिशन लेने से पहले ही। तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, और उस वक्त यकीनन बहुत मुश्किल था। और पैटर्न आपको मालूम है कि पैटर्न 2012 के बाद शायद चेंज हुआ है। 2012 के बाद सारा ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। पहले 3 पेपर होते थे, एक जनरल पेपर होता था, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता था, तो वो थोड़ा सा अलग नेचर का था।
आज की तारीख में बच्चे मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और कुछ जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से भी फ़ायदा मिलता है और बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं कर सकते हैं नेट इतना नहीं है कि मेरे मतलब जब मैं यहाँ पे 2017 में आया उसके बाद से लेकर के आज तक करीब 7-8 बच्चे जो हैं मेरे JRF नेट हो चुके हैं यहाँ से निकले वाले बच्चे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो है JRF होने के बाद 40,000 प्लस स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है, तो बड़ा आसान हो जाता है ये सारा सिलसिला। इसके लिए ज़फ़र साहब कोई मतलब क्या आप बताएंगे कि कोई ख़ास मतलब एक ही बुक जो है सिलेबस को लेके पढ़ें या कि डिफरेंट बुक्स से तैयारी करें? ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए सवाल आ जाता है जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन में जा चुके होते हैं, तो उनके सामने ये सवाल पेश आता है। ये एक तालीमी सफ़र जो है ये खुद ब खुद भी गाइड करता है इंसान को, बताता है कि भाई डिमांड क्या है और उस कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेबस जो है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं, तो उस लिहाज से भी बहरहाल हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो मास्टर्स में हम पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ के जाते हैं, इनमें से ही सवालात होते हैं और कोई बहुत ख़ास किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेवल का सिलेबस अच्छी तरीके से अगर तैयार हो बहुत आसान होता है उसमें इंसान अगर उसमें हम कर सकते हैं। बहुत खूब जी, यानी कि इकनॉमिक्स के हमारे जो PG जो कर चुके हैं या कर रहे हैं तो वो ये रखें कि हौसला रखें, हो सकता है आप सिलेबस कवर करें और अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को आप समझें। ज़फ़र साहब अपने एक्सपीरियंस पर ये बता रहे हैं और यकीनन आपको ये चीज़ें काम आएंगी। ज़फ़र साहब आप AMU में रहे और JNU में रहे, तो वहाँ चूँकि हमने आज बात करनी है कि सब्जेक्ट किस तरीके से ऑप्ट किए जाएँ, तो आप यहाँ पर भी पिछले 6 साल से सर्विस कर रहे हैं और यहाँ से आप पढ़े भी हैं, तो AMU, JNU और फिर जम्मू यूनिवर्सिटी का क्या वो पैटर्न है सब्जेक्ट ऑप्ट करने का और किस तरीके से करना चाहिए वो चलो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये क्या डिफरेंस आप देखते हैं? बाबर साहब, जो आपने JNU की बात की है तो JNU में ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ लैंग्वेजेस हैं। ठीक, वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो लैंग्वेजेस जो हैं वो हम वहाँ पे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हमारे मतलब जो बच्चे वहाँ पे हैं। मास्टर्स में बाकी सब्जेक्ट्स हैं और बेसिकली वो एक रिसर्च की यूनिवर्सिटी मानी जाती है और उस एतबार से वो शायद हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अब ये जो हमारा आज का मौजू है ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऑप्ट करने का है, तो मेरे हिसाब से इसमें रेलिवेंट ये है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका आपस में जो है वो थोड़ा सा देखें कि क्या जी पैटर्न क्या है, बच्चे कैसे ऑप्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें से भी खुसूसन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसलिए यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने जाने वाली है जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक, और वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत मेरिटोरियस बच्चे होते हैं और वो जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस सब्जेक्ट को बच्चे क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है। ठीक, और हर साल इस पे लीडिंग न्यूज़पेपर जैसे एक्सप्रेस, द हिंदू, इस तरीके के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो इस पे रिपोर्टिंग करते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स की सबसे पहली चॉइस कौन सी रही, सबसे दूसरी चॉइस कौन सी रही, ज़्यादा फॉर्म किस में लगे हैं, ज़्यादा फॉर्म किस में लगे और प्रेफरेंस क्या रही, क्योंकि वो प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वहाँ पे बच्चे फॉर्म भरते हैं। सिंगल फॉर्म भर के वो फिर प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस में ऑप्ट करता है। तो पिछले कई सालों से जब से मैं वहाँ पे हूँ यकीनन, तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्ट किए जाने वाले सब्जेक्ट्स थे, हाँ कभी उसमें एक आगे आ जाता था दूसरा पीछे, तो उसमें कॉमर्स, ठीक, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहाँ पे ऑनर्स होते हैं तो ऑनर्स की ही बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स की सब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे वो इन सब्जेक्ट्स कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इनके पीछे जाते थे, आर्ट्स में, इसमें आर्ट्स में। ठीक, और बहुत सारे बच्चे जो मेरिटोरियस होते थे, जो साइंस बैकग्राउंड के होते थे, तो वो शिफ्ट करते थे ह्यूमैनिटीज़ में ठीक, और कॉमर्स में।
12th के बाद। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन कमेटी में था, तो वहाँ पे एक बच्चा आया, उसने गैप ईयर का जो है वो मैंने उससे पूछा कि आपका 1 साल गैप है, तो ये गैप आपने जो है ये कहाँ पे थे आप? तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी उतना एक्सपोजर नहीं था, जाहिर सी बात है कि मैं भी शुरू में गया था वहाँ पे। उसने मुझे बताया बाबर साहब कि वो IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा था और वो वहाँ से छोड़ करके BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आना चाह रहा था। क्या बात? तो बच्चों की प्रेफरेंस इस तरीके से होती हैं वहाँ पे, और होने भी चाहिए मेरे ख्याल से कि उनके जहन में क्लियर होता है कि हमने किधर जाना है। और तीसरा सब्जेक्ट जो मैं बताने वाला था वो था पॉलिटिकल साइंस। ठीक। ये तकरीबन हमेशा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरिट, हाँ, जो बेहतरीन मेरिट वाले बच्चे हैं उनको ये सब्जेक्ट्स मिलते थे। बिल्कुल। तो आपने क्योंकि उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड मैंने जो देखा है, जो ज़्यादा मेरिटोरियस बच्चे हैं वो साइंसेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि एक मेरिटोरियस बच्चा है जिसने साइंस बैकग्राउंड से 12th किया है और उसके बाद वो ह्यूमैनिटीज़ में आता है। और ह्यूमैनिटीज़ में भी जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास ऑनर कोर्सेज नहीं हैं, तो हम मान लेते हैं कि पास कोर्सेज को बोलते हैं हम, है ना, प्रोग्राम कोर्स बोलते हैं इसको हम। तो ये प्रोग्राम कोर्स में उनको एडमिशन लेने का मौका होता है, बट वो साइंस बैकग्राउंड से आकर के फिर इधर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में नहीं आना चाहते। और ख़ुसूसन यहाँ पे हमारे कॉलेज में मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ पे कॉमर्स एज सब्जेक्ट है, लेकिन आते नहीं है, लेकिन बच्चे वहाँ पे जो है ऑप्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से, हालांकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखेंगे तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस ना होने की वजह से अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 10-12 इस तरीके से बच्चों का एनरोलमेंट होता है हमारे कॉलेज में। तो इस पे पिछले कुछ सालों से हम, मतलब 2-3 साल से, जब से एडमिशन कमेटी में मैं हूँ, उससे पहले भी यकीनन हुआ होगा, तो प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी हमें यही डायरेक्शन है, हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर की तरफ से भी हमें यही डायरेक्शंस हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके उनको बताया जाए कि आप की सोच के हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें फैकल्टी हमेशा रहने की वजह से वो इतने मजबूत हो गए कि अब बच्चों को वहाँ पे रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक कैपेसिटी है। जैसे ज्योग्राफी की बन गई कि भाई सोचो में ज़्यादा लोग जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ज्योग्राफी की बात मैं आपको बताता हूँ कि हर कोई बच्चा आता है, कहता है जी मुझे ज्योग्राफी ऑप्ट करना है, ज्योग्राफी की अपनी, हाँ, केमिस्ट्री छोड़ना है, ज्योग्राफी ऑप्ट करना है। ज्योग्राफी की अपनी एक कैपेसिटी है, और मतलब जिसको पता नहीं है कि ज्योग्राफी क्यों रखना है, वो भी ज्योग्राफी रखना चाहता है, क्योंकि वो प्रेफर्ड सब्जेक्ट है। प्रेफर्ड क्यों है ये भी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। ये बहुत अच्छी बात, मतलब आप बड़े अच्छी तरफ जा रहे हैं। और हम यहाँ आए कि मतलब बच्चा जो है वो एक दूसरे की देखा देखी सब्जेक्ट रख रहा है कि मेरा दोस्त ज्योग्राफी रख रहा है काफ़ी, तो मैंने भी वो करना है। या ह्यूमन इकोनॉमिक्स का स्कोप तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, लेकिन यहाँ वो भी तो है कि एक बच्चा इसलिए इकोनॉमिक्स रख रहा है कि मेरा दोस्त इकोनॉमिक्स रख रहा है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि बच्चा आप जो पढ़ा रहे हैं तो अब वो क्या लग रहा है कि बच्चे को पता होता है कि मैं इकोनॉमिक्स में क्यों आ रहा हूँ, या मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिसने ये सोच समझ करके ये डिसीजन लिया होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट रखना है, इसके पीछे वजह क्या है। तो वो उसको अगर पता हो कि मैं इसके पीछे मुझे अंदाज़ा है कि मैं ये क्यों सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे हर क्लास में। इकोनॉमिक्स में अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में इस बार 70 के अराउंड एडमिशन्स हुए थे, तो उसमें से 4 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये अंदाज़ा होगा कि यार मैंने इकोनॉमिक्स क्यों रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो काउंसलिंग वाला स्टेप है, जो हमें काउंसलिंग एडमिशन से पहले काउंसलिंग करनी है, तो वो उस पर पूरा फोकस हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, प्रिंसिपल का भी है, IQAC हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी पूरा फोकस है कि हम अपना काउंसलिंग सेल इतना मजबूत करें
जिससे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली जो है वो सब्जेक्ट्स को लेकर के ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, सोशियोलॉजी की आपने जिक्र किया। सोशियोलॉजी में बच्चे इतने ज़्यादा जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इतने ज़्यादा बच्चे जाते हैं कि वो एक ट्रेंड बन गया है। ज्योग्राफी का भी वही मसला है कि हमें यही सब्जेक्ट लेना है और उसके लिए सिफारिशें होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। ये तो वहाँ पे हमारी काउंसलिंग कमेटी को इंटरवीन करना है और बच्चों को गाइड करना है कि हमें आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है ताकि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई भी हो सके। आपको इसमें ज़फर साहब पेरेंट्स का भी तो रोल हो सकता है। यकीनन पेरेंट्स का रोल हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी आते हैं गांव की तरफ से कि जो अपने उसको क्या कहते हैं कि पहली बीए करने जा रहा है बच्चा, बीएससी करने जा रहा है, तो घर वाले उसके वालिदैन को नहीं मालूम होता है कि पहली बार बच्चा ग्रेजुएशन तक पहुंचा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इवन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी के, वो भी इसमें बहुत कम इंटरेस्टेड हैं कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है। मतलब क्योंकि वो खुद भी वक्त के बहाव के साथ चल के आगे निकले हुए हैं, तो उनको लगता है कि चलो वक्त ही इनको भी लेके जाएगा। हालांकि थोड़ा सा दौर चेंज हो चुका है। आप बेहतर जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का क्या मामला है और तालीम के रिक्वायरमेंट्स जो है वो किस तरीके से डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो उस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बच्चे पे इस तरीके से फोकस नहीं करते हैं कि इसको किधर जाना चाहिए। जैसे जाफर साहब आपने कहा कि साइंस के बच्चे जो है मेरिटोरियस बच्चे ही होते हैं और वो साइंस आगे लेके चलते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेजेस हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन आ गई या उर्दू कम्युनिकेशन आ गई, तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो उर्दू 12 साल पढ़ के आ रहा है, तो वो आगे कॉलेज में आके कम्युनिकेशन उर्दू रख रहा है। या एक बच्चा पीछे से इंग्लिश मीडियम से आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन इंग्लिश ही रख रहा है, जबकि उसको वहाँ जर्नल वो पढ़नी चाहिए, इंग्लिश या लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और उर्दू वाले को वो पढ़ना चाहिए। वो इसलिए करता है कि मुझे पास करनी है। एग्जैक्टली। और फिर उसको वो लेट बात जाके समझ आती है। और ये मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि एटलीस्ट आप किसी के साथ पहले ज़रूर मिल लें सब्जेक्ट लेने से। और जफर साहब ने देखा कि वो सिफारिश आती है कि नहीं जी बच्चे ने उर्दू ही रखनी है या इंग्लिश ही रखनी है। और मैंने बहुत से बच्चों को कहा कि आप हिंदी पढ़िए, क्योंकि आपने हिंदी नहीं सीखी है, तो आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। एक और बात जफर साहब बड़ी अहम है कि मेरिटोरियस जो हमारे बच्चे होते हैं साइंस के, जिनमें दमखम भी होता है, पीछे से वो मार्क्स ले के आते हैं, पढ़ के आते हैं, वहाँ वो कहीं साइंस के सब्जेक्ट में फंस के नहीं रह जाते, क्योंकि वो बाद में जब कॉम्पिटिटिव में जाना चाहते हैं तो वो साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। ये बात मैं किसी का नज़रिया इससे अलग हो सकता है, लेकिन मैं इसको काफ़ी हद तक सही मानता हूँ। काफ़ी हद तक जो आपने बात कही है इसको मैं सही मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक दिन में जो साइंस का बच्चा है उसको 2 से 2.5 घंटे जो है प्रैक्टिकल लैब में रहना है। अगर उसको ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए कि कोई सा भी कंपटीशन जो है उसमें बैठना है, भले ही वो सिविल सर्विसेज का हो या कोई और कंपटीशन हो जो नौकरी को लेकर, नौकरी के लिए जो वो फेस करेगा, उसमें उस प्रैक्टिकल का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस शायद नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जितना आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो क्लास अटेंड कर रहा है, उतना उसको भी क्लासेस करनी है, प्लस एक्स्ट्रा उसको लैब में काम करना है। ये लैब में काम करना उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनका जुनून ये है कि हमने साइंस में आगे बढ़ना है, रिसर्च करनी है। उनके लिए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि रिसर्च करनी है। आप मशीनरी से रूबरू होते हैं, बहुत अच्छी मशीनरी होती है कॉलेज लेवल पे। आप जानते हैं कि किस तरीके के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हम तो माइक्रोस्कोप्स के नाम ही जानते थे, तो यहाँ पे तो बहुत एडवांस्ड मशीनरी होती है। तो उस पे काम करने का मौका मिलता है। वो रिसर्च में जो बच्चे जाना चाहते हैं, साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन वहीं पे जो बच्चे जो है अपना ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं या कोई और कंपटीशन फेस करके जाना चाहते हैं, अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप एजुकेशन को देख रहे हैं तो वो एक गलती समझता हूँ मैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि
ये एक बड़ी वजह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिटोरियस बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं, सोशियोलॉजी की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, या जो मतलब मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या MBA करना चाहते हैं, इस तरीके के जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, कॉमर्स करना चाहते हैं, MCOM करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जो वहाँ पे लोग बाई चॉइस जाते हैं, वो बाई चॉइस जाते हैं। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है वो ये देखता है कि मुझे आसानी से कहाँ से निकल जाना है जी, और जब उसको समझ आती है कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए तो ये काम का सब्जेक्ट है, तो उस वक्त निकल चुका होता है। एक ये बात है। दूसरे ये है गफूर साहब कि जैसे हमारे लैंग्वेजेस में भी जो बच्चे आ रहे हैं, तो लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेजेस की डिमांड है उस पर बच्चे भी नहीं उतर रहे हैं। इस पे मैं सर 2 चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जो आपने पहले इशारा किया कि बच्चा चाहता है कि मेरे 100 में से 99 मार्क्स आ जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। नंबरात लेना या बहुत ज़्यादा नंबर लेना कोई बड़ी बात करके आगे बढ़ना, इसमें आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं बच्चों की नहीं मानता हूँ। नहीं, वो बच्चे ये कहते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट लेना है, तो कई बार हम पूछते हैं कि बच्चे आपने ये सब्जेक्ट क्यों लेना है, तो वो कहता है जी स्कोरिंग अच्छा है, स्कोर अच्छा है, इसमें स्कोर अच्छा जाता है। हाँ। तो अब हमें ये समझाना है आगे से उसको कि बच्चे स्कोर से आपका मतलब निकलने वाला कुछ निकलने वाला नहीं है। तो आप अच्छे से सोचें इसके बारे में, या अगर हम कोई मदद कर सकते हैं इस डिसीजन लेने में तो हम ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। एक तो ये मामला है ठीक कि बच्चों का अप्रोच ये है, और दूसरा आपने कहा कि लैंग्वेजेस जो डिमांड करती है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, थारोली पढ़ना चाहिए, तो वो उस तरह का स्टफ़ नहीं आ रहा है लैंग्वेजेस में यकीनन, क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ स्कोर के पीछे जा रहे हैं। अब जो ग्रेजुएट मतलब वो लैंग्वेजेस उस तरीके से बाई चॉइस नहीं आ रहे हैं, बल्कि पास करने के चक्कर से पास करने के लिए आ रहे हैं। और एक जो जिसने लिटरेचर, इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ा होगा या उर्दू का लिटरेचर पढ़ा होगा, उसको जितनी गहराई से उसको पढ़ना चाहिए वो उस की वजह से नहीं आता है, अपनी दिलचस्पी की वजह से भी नहीं आता है, नहीं पढ़ पाता, नोट्स में चलती है बात। तो एक जी बोलिए आप। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेजेस को लेकर के ही हमारी जो गवर्नमेंट है ये अब मुख्तलिफ कॉलेजों में फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पे स्पेनिश इंट्रोड्यूस हुई है, कहीं पे जर्मन इंट्रोड्यूस हुई है, कहीं पे कोरियन इंट्रोड्यूस हुई है, कहीं पे चाइनीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये भी एक बड़ा स्टेप है, इनिशिएटिव है जो कि जॉब के रिलेटेड कई सारे मामलात को हल करेगा। और बच्चे अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो एक तरीके से उधर का लिटरेचर जो है वो भी हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगेगा, तो एक तरीके से जो है वो तो उस पर बच्चों को फोकस करना चाहिए। जी, उस पर जैसे हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे बहुत से लैंग्वेजेस की बात आपने की, पंजाबी है, अरबिक है, पर्शियन है, तो इसमें हमारी बहुत सी जो सीट्स हैं वो वैकेंट चली जाती हैं। जैसे कि अगर हम लें कि हमारे जो हैं पंजाबी में ALC जो हमारे यहाँ या RBA है, तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वो हायर एजुकेशन में भी वैकेंट चली जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स की वहाँ भी अगर बच्चे फोकस करें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। यकीनन फ़ायदा, अगर उनको ये है कि भाई इसमें मुझे सीट निकालनी है। इसी से मुझे एक तब आप भी यहीं पे तैनात थे जब ये वाक़या है, प्रोफेसर तजिंदर सिंह हमारे यहाँ पे नोडल प्रिंसिपल हुआ करते थे। मुझे आपकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा हुआ है कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं उस बात पे। मंडी कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ और प्रोफेसर तजिंदर सिंह साहब ने ये फैसला लिया कि हम यहाँ पे भी पंजाबी जो है वो रखेंगे। यकीनन उन्होंने कुछ सीनियर लोगों से बात की होगी और ये सोचा होगा कि शायद वहाँ से कोई पंजाबी रखे तो फ़ायदा हो जाए उसको, लेकिन उसका बड़ी हमारे लोगों ने अदरवाइज हमारे लोगों ने अदरवाइज लिया कि यहाँ पे जो है आप आके हमें पंजाबी पढ़ाना चाहते हो और ये है वो। जबकि उसी में 4 सीटें ST की जो है पंजाबी खाली चली गई। तो अब ये है कि जो प्रोफेसर साहब अपने तजिंदर साहब का विजन था उसको शायद हम समझने में नाकाम हुए, लेकिन हम हवा पे चलते हैं।
तो ये हमारे लोगों को समझना है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जी, तो पेरेंट्स के लिए भी ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चा आपका पढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, या किसी बरादरी में से पढ़े लिखे से पूछ लो कि मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊँ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाऊँ। खैर ये बातें भी ज़फर साहब होती रहेंगी, क्योंकि आप इकनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ज़रूरी जो इकनॉमिक को लेके बातें हैं वो भी आपसे मैं करता चलूँ। एक बात तो ये है कि जो कॉलेज में ही हम अगर आ जाएं कि जो इकनॉमिक जिनकी बैकग्राउंड होती है, यानी 11th या 12th में जो बच्चे इकनॉमिक्स पढ़ के आए होते हैं वो भी कॉलेज में इकनॉमिक्स लेते हैं, और उनमें से भी बाज़ बच्चे नहीं चल पाते हैं अच्छे तरीके से, और बाज़ वो स्टूडेंट हैं जो पीछे से साइंस पढ़ के आए हैं या दूसरा सब्जेक्ट है, तो वो भी इकनॉमिक्स में ट्विस्ट करना चाहते हैं। दोनों के लिए क्या मशवरा रहेगा आपका? ये इसको कोई फैक्टर कंसीडर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद साइंस से आता हूँ और मैंने साइंस पढ़ी जी, और कई सारे मेरे साथी जो उस वक्त यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था वो कामयाब नहीं हो पाए, और अल्लाह ने किया मैं कामयाब हो गया। तो ये कोई मसला नहीं होता है कि आपने पीछे क्या पढ़ा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में राय बनाने से पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने टीचर्स तक पहुँचें। वो अगर कॉलेज के टीचर्स हैं बहुत अच्छी बात है, अगर +2 में जहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं उन टीचर्स से रब्ता करेंगे, वो भी बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। उस वक्त आपको अपने दोस्त और सहेली की राय नहीं लेनी है। जैसे हम बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे उम्दा हमारे पास राय जो होगी वो डॉक्टर की होगी कि इस वक्त जो है मरीज को क्या ज़रूरत है, क्या खाना है, किस चीज़ से परहेज़ करनी है। तो जब सब्जेक्ट ऑप्ट करने की बात आती है तो उस वक्त हमें दोस्ती निभानी नहीं होती है। उस वक्त हमें एक ऐसे आदमी के पास जाना होता है जो हमें गाइड करे, क्योंकि ये इसको हम बाबर साहब हमारी सोसाइटी भी इसको बहुत हल्के में लेती है, लेकिन बेसिकली बच्चे की लाइफ आगे कैसे गुजरनी है, उसने क्या करना है, क्या अचीव करना है, किधर जाना है, बहुत उसकी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट होता है। ये प्लेयर बना रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन बन सकता है या बॉलर बन सकता है, स्पिनर बन सकता है, और ये क्या ये गायक बन सकता है कि बॉलर बन सकता है, ये भी तो बात है, ये भी देखना है। तो इसमें मशवरा जो है वो आपको एक्सपर्ट से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये लोगों को कहना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हों हमें, कि आप सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले, आप अगर जम्मू कश्मीर के किसी कॉलेज में भी हैं तो वहाँ पे हर कॉलेज में एक काउंसलिंग कमेटी होती है। अगर आप डिग्री कॉलेज पुंछ में हैं तो डिग्री कॉलेज पुंछ में पिछली बार भी काउंसलिंग कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया था, और इस बार यकीनन हमारे प्रिंसिपल साहब भी यही चाहते हैं, और हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर और हमारे जो एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस बार काउंसलिंग सेल को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि आपको जो सब्जेक्ट सूट करता है आप वो सब्जेक्ट ले लें, और हम इस बात पे कामयाब हो जाएं कि एक सब्जेक्ट में 700 एडमिशन्स नहीं हो गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बर्डन भी ना बने, सही, क्योंकि हमारे जो सोशियोलॉजी वाले प्रोफेसर हैं वो मतलब बाकी भी कई जगह पे बिजी रहते हैं, और एक आदमी जो है 700 बच्चे को पढ़ाना भी मुश्किल होता है, वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मंगवाते हैं जो भी है, बट एक लिमिट होती है, क्योंकि हर कमरे में अगर 120 बच्चा बैठा हुआ है तो आप वैसी बात है कि मतलब वो जलसे वाली बात हो जाएगी। तो ताकि हम आपको गाइड करें कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट सूट करेगा, बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लें। जैसे जफर साहब, मैं अपना अगर बता दूं, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था +2 तक, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उर्दू की तरफ बड़ा वो झुकाव रहता था, और बहुत सी सजेशन ये भी थी जब कॉलेज लेवल पे कि आप लॉ करें, MA पॉलिटिकल साइंस करें या ये करें, और कुछ क्यों हमें इंटरेस्ट है लैंग्वेज में, हम गए, हमने चैलेंज लिया, और यके बाद दीगर अल्लाह की वजह से कामयाबियाँ मिलती गई। बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्ट सब्जेक्ट का कुछ माने रखता है, नहीं रखता है? बिल्कुल, इंटरेस्ट भी माने रखता है, और एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चा लाइफ में करना क्या चाहता है, टारगेट क्या है, उसका टारगेट क्या है, और ये कॉलेज ज्वाइन करते वक्त बच्चे को मालूम होना चाहिए। आज की तारीख में तो कम से कम होना ही चाहिए, अगर हम जब आए थे तब नहीं था तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में ये पता होना चाहिए। एक सवाल मैं बच्चों को पूछता हूँ अक्सर, तो आप यकीन मानिए, आप
भी ये आपने क्लास में ज़रूर पूछ ली, शायद आपने पूछा भी हो कि आप ये फलाना सब्जेक्ट पढ़ के क्या करना चाहते हो। जी। तो आप यकीन मानिए मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। तो जिस दिन ये जवाब मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारे बच्चे एक्सेल करना शुरू कर देंगे। मतलब आज तक नहीं मिला है जी। किसी ने ज़्यादा, ये इतना से ज़्यादा मिल गया। किसी ने कहा जी ये आसान है, किसी ने कहा जी कि बस इसमें स्कोरिंग है, ये है। इकनॉमिक्स से आप हैं, और इकनॉमिक्स की कहाँ रेलिवेंस है जैसे टीचिंग के अलावा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, बच्चे पूछते हैं कि कहाँ। इकनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप, अगर आपने अच्छे से इकनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कि हम यहाँ पे ऑनर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, तो कुल हमारे जो 6 सेमिस्टर्स हैं तो इनमें हम 6 ही कोर्स ऑफ़र करते हैं उनको। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑनर्स पढ़ेंगे वो 24 पेपर्स पढ़ेंगे, तो उनके मुकाबले तो कम पढ़ाई कर पाते हैं। बट ये कि अगर आपने अच्छे से इकनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, या जो सिलेबस है उससे हट करके भी अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी मतलब हाँ ज़्यादा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी होता है। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा, अगर मैं सही हूँ तो शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट से 1-2 लोगों ने क्वालिफाई भी करा हुआ है इस एग्ज़ाम को। जी बिल्कुल। उसी पैटर्न पे हमारा स्टेट का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के ही लोग एलिजिबल होते हैं। मास्टर डायरेक्टर की जी, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी। हाँ, उसमें एलिजिबिलिटी ही क्या होती है कि या तो आप MA इकोनॉमिक्स होने चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स में आपने PG किया हुआ होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो वो एक ख़ास बेनिफिट इनको रहता है। उसके बाद आप बैंकिंग में अगर जाते हैं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके लिए थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स से जो है वो आसान आपको लगेंगे। उसमें बैंकिंग में कई सारे बैंक्स हैं, जैसे मैं कई बार अपनी क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि ये बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा आपको जॉब देने के लिए तैयार बैठा रहेगा, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है। बैंक्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अकाउंट्स, अभी ये जो हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये लोगों को, कितने सारे लोगों को बैंक्स के साथ जोड़ा है बिल्कुल। तो इनको सर्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें बैंक्स को जो है वो मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्रूटमेंट्स होते हैं रेगुलरली, आप देखते होंगे कि कभी स्टेट बैंक ने इकोनॉमिक्स में चलता है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा, और उसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं और जो पब्लिक बैंक्स हैं वो भी हैं। और दूसरी ये बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कि कैसे, और उसके अलावा भी तो हम कह सकते हैं एक बंदे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो अपनी दुकान करता है तो वो बड़ी बेटर करेगा, दूसरे के मुकाबले में बेहतर करेगा। वो देखेगा इन्फ्लेशन कहाँ पे है, क्या चीज़ मैंने मार्केट में लानी है जी, और पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कमाया कैसे जा सकता है, कैसे प्लानिंग कैसे होती है। तो ये फर्म्स को भी ज़रूरत पड़ती है, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उनको भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के कैसे फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट किए जाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है फंड्स को कैसे लिया जाए। अच्छा, शेयर मार्केट्स में जो लोग हैं वो कैसे करते हैं। और शेयर मार्केट में घर बैठे बैठे अगर आप जानकार हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो प्रोडक्शन का हमारा एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि आपके गिवन जो आपका रिसोर्सेज हैं, एक वक्त में आप जो है बेहतरीन प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे आपने सिस्टम को मैनेज करना, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है। बिग स्कोप है, बस वो आप तक है कि आप कितना इसका बना पाते हैं। और आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको यकीनन खुद भी अंदाज़ा होता चला जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं और आपके रास्ते खुलते जाएंगे। और आप ऑफ कोर्स रिसर्च में जा सकते हैं, तो रिसर्च एक इंडिपेंडेंट जो रिसर्च एकेडमिक में तो उसका स्कोप है ही है। जफर साहब, और कोई खास बात जो आप कहना चाहें इस हवाले से? सर, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सब बच्चों से कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, तो इसको आप, मैंने जो यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, बहुत हल्के में लेते हैं और वक्त निकल जाता है। ऐसा ना करें। आप अपने टीचर्स
को रुजू करें, उनके साथ मशवरा करें, भले ही वो +2 लेवल के हों, स्कूल लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आपके साथ एक डायलॉग करके, आपके अंदर की बात जान करके आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है। इसको इतने हल्के में लेकर के कि सहेली मेरी जो है वो इस सब्जेक्ट में जा रही है या मेरा दोस्त इस सब्जेक्ट में जा रहा है, हम एक ही डेस्क पे बैठेंगे और पता चलता है कि एक का तो इंटरेस्ट था वो उसी डेस्क पे है, दूसरा जो है उसको फिल्टर कर दिया है एग्ज़ाम ने। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मेरी बच्चों के वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है। और सब्जेक्ट कोई भी पढ़े उसका स्कोप बन जाता है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को वो फ्यूचर में कहाँ देखना चाह रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये कंसिडर करके, और कॉम्बिनेशंस कैसे, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स के साथ अगर आप स्टैट्स और मैथमेटिक्स रखेंगे तो आप मास्टर्स जब इकोनॉमिक्स में करेंगे तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी ये नहीं है कि 12th में बच्चे को इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ये है कि उसका मैथ्स ज़रूर होना चाहिए और मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो आप जान लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स ने उसको रखा है। तो यहाँ पे अगर बच्चों को हम ये गाइड करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैथ्स टफ हो जाएगा हमारे लिए। भाई मैथ्स एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट है। आपको डालना है कंफर्ट जोन से बाहर निकालना जी। ये नहीं देखना है कि इसके स्कोरिंग ज़्यादा हो जाएगी, आपने ये देखना है कि हम सीखेंगे कैसे। भाई रोटी खा रहे हैं तो पानी ये ना सोचकर पिएंगे भाई कि मैं और थोड़ी रोटी खा लूँ बात नहीं बनेगी। तो पानी ने अपना काम करना है जी, है ना। तो ज़फ़र साहब आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम बातें की और मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। और कोई आपसे रुजू करना चाहेगा तो यकीनन हम आपका नंबर डिस्प्ले में रखेंगे आपकी इजाज़त के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे प्रोफेसर ज़फ़र। यकीनन तौर पर बहुत सी अहम बातें आपने आज सुनी। हालांकि ये इकनॉमिक की फील्ड के एक्सपर्ट थे, इकनॉमिक्स के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन सब्जेक्ट किस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं आप, यही पैटर्न जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक इकनॉमिक वाला स्टूडेंट, इकनॉमिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट जैसे उसकी फील्ड जो हैं खुल जाती हैं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट्स की फील्ड होती हैं। लिटरेचर वाला स्टूडेंट भी इसी तरीके से जा सकता है, शर्त यह है कि वो उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर मास्टरी रखता हो और उसके हवाले से जानता हो। आप चूँकि बहुत जल्द UG लेवल की एडमिशन्स होने वाली हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, आपको किसी तरह की भी दिक्कत हो सब्जेक्ट लेने में, आप जैसे कि उन्होंने बताया कि आपने टीचर से ज़रूर रुजू कर लें, अपने एक्सपर्ट से, अपने बरादरी में पढ़े लिखे से, या फिर अगर नहीं हो सकता तो हमें कमेंट करें, हमसे मशवरा करें, हमें कॉल करें, हम आपके लिए हमेशा हाज़िर रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।